नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खास पेशकश में आज चर्चा होगी 2024 का शंखनाद किसका होगा आनंद। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा एक साथ नजर आ सकती है। जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीति अधिकारी घोषित कर दिया है, तो वहीं मायावती के ऐलान के बाद इसको लेकर सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्म हो रहा है। साथ ही अब कई सवाल यहां उठ जाते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने आकाश को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों घोषित किया है। आकाश के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के क्या सियासी मायने होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर के बयान दे दिया है। कहा, बसपा के एक युग का अंत हुआ है और नए युग की शुरुआत हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा साथ मिलकर आगामी 2024 का चुनाव साथ लड़ सकती है। ऐसा अखिलेश यादव ने इसलिए बोला कि आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि बीजेपी से दूरी बना करके रखी जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये कि अगर गठबंधन करते हैं तो क्या 2024 में सपा, कांग्रेस और बसपा एकजुटता से साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित होने 24 में गठबंधन होने की एक बड़ी उम्मीद मानी जा सकती है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनिए और इंडिया न्यूज संवाददाता की इस विषय पर खास रिपोर्ट देखिए। आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई रखी जाएगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी है। कांग्रेस पार्टी उसकी वो है कि सभी को राजनीति करने का, पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य था कि जो दलित हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी लड़ाई लड़ना, जो काशीराम जी का मिशन था, आकाश आनंद जी से उम्मीद है कि वो उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बसपा अपने पद से भटक चुकी थी। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ती है, जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ आकर खड़े हों और इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। मुखिया सुश्री मायावती जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी बसपा में आकाश आनंद जी को जो नेतृत्व सौंपा गया है, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ये उनका अपना पार्टी का नीतिगत और व्यक्तिगत फैसला है। निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को ये अधिकार है कि अपनी पार्टी में वो किसी भी नेता को कहां पर किस पद पर समायोजित करेंगे। लेकिन हाँ, इतनी बात हम जरूर कहेंगे कि बसपा पार्टी ने अपने पार्टी में युवा नेतृत्व को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, युवा नेतृत्व को अपनी पार्टी की कमान दी है। तो निश्चित तौर पर हम इतनी उम्मीद जरूर करेंगे आकाश आनंद जो बसपा के मुखिया अब बने हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म और जाति की राजनीति करती है और लोगों के बीच द्वेष फैलाती है, निश्चित तौर पर वो ऐसी पार्टी से दूरी बनाए रखेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल पार्टी में सेकंड लाइन का नेतृत्व कौन करेगा, यानी बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद पार्टी की कमान किसके हाथों में जाएगी, इसकी घोषणा औपचारिक तौर पर कर दी। उन्होंने आकाश आनंद को अपना औपचारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। जहां नए दौर और नए नेता की ताजपोशी के बारे में जानकारी बाहर आते ही सभी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दी, वहीं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि नए नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी से दूरी और नई तरीके के गठबंधन के रास्ते भी खुलेंगे। उम्मीद ये भी की जा रही है कि आकाश आनंद के नेतृत्व के साथ ही बसपा अब आने वाले चुनाव में गठबंधन की उम्मीद कर सकती है। वहीं देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती
ने जहां अपने उत्तराधिकारी की घोषणा के साथ पार्टी में सेकेंड लाइन इन कौन रहेगा और आने वाले वक्त में बसपा की तकदीर कौन तय करेगा, इसके बारे में औपचारिकता तो पूरी कर दी है, लेकिन पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में लाख मना करने के बाद क्या गठबंधन करेगी, इस सवाल पर फिर से कयासें लगना तेज हो गई हैं। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चीजें अलग अलग पेशकश यहाँ देखने को मिल रही है और बसपा के द्वारा ये एक बड़ा नाम सामने ला दिया गया। 24 घंटे से ये नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इसी नाम को लेकर के और 2024 के शंखनाद को लेकर के चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ हैं तारिक खान, सपा प्रवक्ता, राजकुमार मौर्य, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, के विश्वदेव राव, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और राके मिश्रा, नेता बीजेपी हमारे साथ है। तो शुरुआत देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और चलिए चर्चा की कर लेते हैं शुरुआत। तारिक साहब, आप ही से शुरुआत कर लेंगे क्योंकि बसपा ने यहाँ पर अपना नाम एक उत्तराधिकारी सामने लेकर के आ गई। आपको क्या लगने लगा, एक नया अवसर है, एक नया मौका है 24 की जीत का, 24 के चुनाव के लिए? देखिए मैम, अभी तो बीएसपी ने उत्तराधिकारी घोषित किया है, उसके बाद आगे क्या निर्णय होता है अभी से बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। और जिस तरीके का मायावती का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा इधर कुछ दिनों में, वो ज्यादा प्रो बीजेपी रहा है, मतलब बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव रहा है या ऐसे काम रहे जो बीजेपी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फायदा पहुंचाते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता। और जिस तरीके से मायावती का जनाधार भी गिरा है, आप देखिए शायद ही हिंदुस्तान में कोई पार्टी होगी जिसका इस तरीके से जनाधार गिरा हो। और 2007 के बाद लगातार मायावती का जनाधार गिरा है, उसके बारे में चिंता जरूर मायावती को करनी चाहिए। जिस मूवमेंट की शुरुआत काशीराम साहब ने की थी DS4 और बामसेव बनाकर, उस मूवमेंट को जरूर, जो दलित समाज है, बहुजन थे, उनकी आवाज उठाने का काम जो काशीराम साहब ने किया था, उसको मायावती जी ने डैमेज किया, मैं ऐसा मानता हूँ बहुत ज्यादा। और उस समाज का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि जब आप उस समाज के लोगों के साथ बैठेंगे तो वो ये बात कहते हैं कि जो काशीराम साहब का मूवमेंट था, इतनी नेगेटिव पॉइंट गिरा दिया तो क्या मान लिया जाए कि उनके साथ गठबंधन या उनके साथ चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद नहीं? देखिए मैम, शीर्ष नेतृत्व जब बैठता है साथ में, उम्मीद तो जब कांग्रेस और शिवसेना साथ में चली गई 70 और 80 के दशक में, कोई कुछ कहता नहीं था कि ये लोग साथ में जा सकती, मतलब ऐसी कोई संभावना जताई नहीं जा सकती थी। 1977 में भाजपा ने जनता दल में अपना विलय कर दिया, अपनी पार्टी समाप्त कर दी, भारतीय जनसंघ। इसलिए राजनीति में सभी संभावनाएं रहती हैं। चलिए तारिक साहब, आपने बहुत अच्छा यहाँ पर जवाब दिया है ताकि किसी को बुरा भी ना लगे, अपना काम भी हो जाए और अपनी बात भी रख ली जाए। राजकुमार साहब, यहाँ पर देखिए तारिक साहब ने अपना पक्ष रख दिया है, अपनी पार्टी का पक्ष रख दिया है और वो दोनों तरफ से एकदम सुरक्षा के साथ खेलते नजर आए हैं। आपकी क्या राय है? जी मैडम, बिल्कुल बहुत ही स्वागत योग्य कदम है आदरणीय मायावती जी का कि एक युवा नेतृत्व को मौका दे रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा कार्यशैली पर हम थोड़ा सहमत नहीं है कि ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, संविधान से चलता है, यहाँ पर उत्तराधिकारी कोई मतलब नहीं होता है। उनको जो है कोई और तरीका अपनाना चाहिए था। मान लीजिए आनंद जी को ही करना था तो करती, कोई दिक्कत नहीं है। उनको संसद मतलब पार्टी की बैठक बुला लेती, उसमें जो है सेकंड लाइन का नेता चुन लिया जाता तो और बात होती। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो निश्चित रूप से एक संभावना तो बनी है और स्वागत भी हम इसका करेंगे कि जो चीजें कभी कभी होता है कि पुराना नेतृत्व नहीं कर पाता, वो चीजें नया नेतृत्व आगे बढ़कर करता है। कुछ मजबूरियां रही होगी मायावती जी की कि इधर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं कहीं वो ज्यादा वो नजदीकियां बढ़ी थी उनकी, लेकिन नए नेतृत्व जो है शायद इस भावना। राजकुमार जी, मजबूरियां कैसी? उत्तराधिकारी घोषित कर रही हैं वो, तो मजबूरियां कैसी? आपने यहाँ जिक्र किया मजबूरियों का, किस कारणों से आप मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, जो कार्यशैली आदरणीय मायावती जी की समय रही है काफी दिनों से, माननीय काशीराम जी की जो दलितों के प्रति चेतना थी, जो भावना थी वंचित समाज के लिए, उसको तो लेकर कुछ समय चली, लेकिन बाद में कहीं कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में थी। तो शायद उन्हें लगा होगा कि हम दबाव में हैं, शायद हम चीजें ना कर पाए, तो दूसरा आदमी जो है आएगा, उन चीजों को मजबूती से रखेगा
तो ये संभावना दिखाई पड़ती है। चलिए और इसका ठीक स्वागत भी होना चाहिए। ठीक है। भाजपा की वजह से किस तरह की दबाव, किस तरह की मजबूरी में थी, ये तो अब भाजपा ही बता पाएगी। आरके मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। आरके मिश्रा जी, ये लगातार देखिए यहाँ पर तारिक साहब भी, राजकुमार जी भी बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कि बीजेपी की वजह से मजबूरी में आकर के मायावती के द्वारा ये कदम उठाया गया। किस बात की मजबूरी है, क्या कारण है, भाजपा ऐसा क्या दबाव बना रही है? देखिए सीमा जी, यहाँ पर देखिए सब कोई स्वतंत्र है, यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमने देखा कुछ दिनों से विपक्षी दल कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अपना मंथन करना चाहिए। देखिए राजनीतिक हो या संवैधानिक तौर पर, या मुझे लगता है पार्टी का कौन उत्तराधिकारी होगा वो अपना खुद निर्णय ले सकते हैं, वो स्वतंत्र है, इसमें कहीं कोई दो मत। लेकिन जहां तक उत्तराधिकारी की बात है तो हमारे नजर में होना चाहिए संपत्ति का अधिकारी होता है, न कि पार्टी का। पार्टी तो एक होता है जो कि हर एक का समूह होता है। आपने अगर जिसको आपने दायित्व दिया है वो पता नहीं कल को क्या होता है, क्या स्थिति बनती है। जैसे हमने अभी देखा 2024 की बात आप लोग कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, गठबंधन की बातें हो रही थी, तो बसपा का समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति तो हमेशा से ही चलती रही है। देखिए डायनेस्टी पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए तो हमेशा से ही आगे रही। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा, ये सब सारी अभी गर्भ में छिपा हुआ है। हमें देखना चाहिए, 2024 का इंतजार करना चाहिए। उनका नेतृत्व किस तरह से आगे आता है ये भी हम लोगों को देखने की बात है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक उनका नेतृत्व देखा नहीं है। और जिस तरह से इस तरह की घोषणा हुई है, इस घोषणा के आधार पर तो हमें लगता है जो थोड़ा सा उनको परखना चाहिए, देखना चाहिए जो किस तरह की नेतृत्व करते हैं, कैसे देश के अंदर में अपनी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं के विश्वदेव जी। के विश्वदेव जी, इस पूरे समीकरण को अगर समझा जाए, यहाँ पर जब काशीराम जी ने मायावती को कमान दी थी तो उस वक्त उनकी योग्यता को देख करके उनको कमान दी गई थी, और मायावती ने कहीं ना कहीं खुद को साबित भी किया था, चुनाव जीत करके, मुख्यमंत्री बन करके ये चीज उन्होंने साबित किया। लेकिन अगर इस बार अगर आकाश आनंद की बात कर ली जाए, क्या लगता है आपको, योग्यता के आधार पर मिला है या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर परिवारवाद का जो उत्तराधिकारी जो है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बस एक मुख्य कारण है कि वो मायावती के भतीजे हैं? देखिए, मैं इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। पहले तो आकाश आनंद की एंट्री उत्तराधिकारी के रूप में नहीं होगी, लेकिन पार्टी में इनकी एंट्री 2017 में ही हो गई थी। 2019 का लोकसभा चुनाव में इनको दायित्व दिया गया था कि सोशल नेटवर्क जितना है बीएसपी का, क्योंकि आप जानती हैं बीएसपी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करती नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बयानबाजी होती नहीं थी, सवाल जवाब होते नहीं थे। जरा नाम सही करवा दी जी। होती है कि भाई कौन देख रहा है पार्टी में न्यूज चैनल को या न्यूज खबरों को का संचालन कौन देखेगा पार्टी की तरफ से। तो आकाश आनंद को वो जिम्मेदारी उस दौरान दी गई थी। अब आज की डेट में 2019 से लोकसभा में आपने भी देखा सिर्फ 20% वोट शेयर मिला। उसी के बाद 2022 के विधानसभा में तो और बुरी स्थिति हो गई कि 12%, 12.5% वोट शेयर बचा था बसपा का। आज की स्थितियों में अगर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है बसपा सुप्रीमो द्वारा, मायावती जी द्वारा, तो ये तो उनको सिर्फ मुझे लगता है आगे बढ़ाने की बात है कि ये सोशल नेटवर्क जो यूथ है, युवा है, उसको कैसे अपने फोल्ड में ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें काफी देरी हुई है बसपा को। उसका कारण यह है क्योंकि बीजेपी ने बहुत जमीन आगे बढ़ा ली है अपनी। उसे आप देखें अगर तो उसने दलित समाज या पिछड़े समाज के कितने लोगों को उन्होंने उच्चतम पदों पे स्थापित कर दिया है, जिसकी वजह से उसका वोट शेयर खुद ब खुद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 40% के आसपास वोट शेयर रखने वाली पार्टी को कैसे एक 20% वोट शेयर, आधे के बराबर की वोट शेयर लोकसभा में कैसे चुनौती दे पाएगी, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राव साहब देखिए, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ जाता है, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि
इस फैसले में काफी ज्यादा देरी हो गई है और इसकी मुख्य वजह आपने भाजपा को बताया। एक कारण इसका यह भी माना जा सकता है क्योंकि बीजेपी जो है वो हमेशा से इस चीज को आगे बढ़ाती रही, परिवारवाद को लेकर के कांग्रेस पर तंज कसती रही, अन्य तमाम दलों पर उन्होंने परिवारवाद को लेकर के तंज कसा, और इसके बाद अब मायावती के द्वारा इतने लंबे वक्त 2017 से लेकर के अब 2024 मान लेते हैं, इस लंबे वक्त के बाद वो इस नाम को सामने रख पाई हैं। यही तो गौर करने वाली बात है। आप देखिए, इतना लंबा समय एक युवा को एक्टिव राजनीति में, और भले ही आकाश आनंद ने कई जगह सभाएं करी हैं, शुरुआत तो उन्होंने आगरा से करी 2019 में, हाल फिलहाल में आखिरी सभा उनकी चेन्नई में हुई, मैंने ट्रैक किया था उनका कई सभाओं को। लेकिन जिसे आप कहती हैं एक मास मोबिलाइजेशन, वो मुझे लगता है 2024 बहुत जल्दी होगा उनके लिए लाने में, क्योंकि भाजपा को इतनी जल्दी वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। हाँ, अखिलेश यादव जी का एक बयान है कि 2024 में गठबंधन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की राहें इतनी आसान होगी, क्योंकि एक कहावत है यूपी में कि दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है तारिक साहब, यहाँ पर देखिए आप लोग पूरी कवायद में, क्या यही एक मुख्य वजह है कि यहाँ पर सपा से गठबंधन का जिक्र भी, हालांकि देखिए जिक्र मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव जिक्र करते नजर आए, गठबंधन का जिक्र आप लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक युवा नेता है, उनका खास तौर पर काफी ज्यादा अगर तैयारियों को लेकर, क्योंकि मायावती ने जो भरोसा जताया है वो उनके जैसा कि यहाँ पर राव साहब ने कहा, मीडिया प्रभारी के तौर पर जो उन्होंने पार्टी को उभारा है, पार्टी को वर्चस्व में वो ज्यादातर लेकर के हैं आज के दौर में, तो आप भी क्या यही मुख्य वजह है कि आपको भी लगता है अगर आप उनसे गठबंधन करते हैं तो बीजेपी को सीधी टक्कर दे पाएंगे? मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी का जनाधार इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन नेता आगे आ रहा है कौन नहीं आ रहा ये लीस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर बीएसपी का जनाधार है तो जाहिर सी बात है, एक वक्त में बीएसपी बहुत बड़ी पार्टी थी और उस मूवमेंट की रिस्पेक्ट मैं भी बहुत करता हूँ जो काशीराम का मूवमेंट था। एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, वैसे ये मेरा विषय नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि बीएसपी का आंतरिक संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि किसी अपने रिश्तेदार को उसका अध्यक्ष बना दीजिए। जो बीएसपी का संविधान लिखा गया था काशीराम साहब के समय में, उसको रिवाइज करने की जरूरत होगी या मायावती जी ने उसमें संशोधन किया होगा, मगर मैं इस बात को पुख्ता जानकारी की तरह रख रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि आपका चैनल है मैं एक इंफॉर्मेशन की तरह इसको शेयर कर रहा हूँ कि संविधान बसपा का जो आंतरिक संविधान है, सभी पार्टियों का संविधान होता है, वो काशीराम साहब के टाइम में पत्रकार महोदय को जरूर जानकारी हो, उसके बाद लिखी गई कि उत्तराधिकारी डिसाइडेड होगा। और उसकी पढ़ाई मायावती ने एक बार कहा था कि हमारा उत्तराधिकारी डिसाइडेड है, वो परिवार का नहीं होगा, और उसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था पार्टी कर रही है। तो अब परिवार को उत्तराधिकारी बनाया गया है, तो क्या पार्टी संविधान में चेंजेस किए गए? ये पूरा मसला बीएसपी का अपना है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनका आंतरिक संविधान था उसमें ऐसा नहीं लिखा था। देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है और राजनीति में ये नियम हर पल बदल जाता है तारिक साहब, और यही अभी बसपा के केस में भी होता आया है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जो काशीराम साहब का मूवमेंट था उसने बहुजनों को पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में एक साथ लेके आई थी और उनकी समस्याओं को उठाया था। मायावती ने उस मूवमेंट को, जो बहुजन का एक कल्याण का मूवमेंट था, बहुजनों को जोड़ने का, किसी पार्टी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था उस मूवमेंट का, मैं ये भी कह रहा हूं। क्योंकि जो BS4 था और बामसेफ था वो बेसिकली सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन, मैं बहुत गहराई से समझता हूं इन चीजों को, इसलिए मैं कह रहा हूं उस मूवमेंट को जो मायावती के टाइम से वो डिस्ट्रॉय हुआ, वो एकदम खत्म हो गया, जिससे जो बहुजन के हित थे, जो उस समाज के हित थे, वो बहुत ज्यादा डैमेज हुए। बस इतनी सी समस्या है। चलिए ठीक है रमाकांत जी, यहाँ पर क्योंकि अखिलेश यादव जी ने अब साफ तौर पर गठबंधन की बात कह दी है, कांग्रेस बसपा और सपा 2024 में अब कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? देखिए यहाँ पर चुनौती की तो बात जनता आज के, अगर हम देखें, अगर 3 स्टेटों के जिस तरह से हमने रिजल्ट देखा है और जिस तरह से जनता आशीर्वाद देती आई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2024 के अंदर में, जहां तक गठबंधन की बात है, तो INDIA गठबंधन को ही बचाने की पहले कोशिश करें। सारी पार्टियां जो हमारे विपक्षी दल हैं, जो हमारे विपक्षी मित्र हैं, सबसे पहले तो उसी गठबंधन को बचाने की कोशिश करें, फिर जो नई गठबंधन होगी उसके ऊपर में फिर चर्चा हो। देखिए ये तो मैं कह रहा हूं जो कि ये चुनाव के समय में
सभी को अधिकार है अपना अपना गठबंधन करने का, गठबंधन को फलने फूलने का उनको पूरा समय मिलता है। निश्चित तौर पर 2024 हो या और आगे आने वाले जो चुनाव हैं, निश्चित तौर पर हमें देखना चाहिए जो कि क्या आगे क्या परिप्रेक्ष्य बनता है, क्या उसका बनता है, क्या स्थिति बनती है, तो देखना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। चलिए ठीक है, हालांकि आपने अब यहाँ पर INDIA का जिक्र कर ही दिया है। एक मिनट, राव साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि इनका आकाश आनंद को इसलिए और इस समय लाया गया है क्योंकि एक बसपा की बहुजन समाज के ही एक नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनका जिक्र हम लोगों ने नहीं किया इस दौरान। तो उनको वो युवा शक्ति के रूप में, बहुजन समाज की युवा शक्ति के रूप में अपनी पैर पसार रहे हैं। कई जगह वो पसार भी चुके हैं, कई जगह पिछले चुनावों में वो दिखा चुके हैं कि बसपा के कैंडिडेट के वोट उन्होंने काट के बसपा के कैंडिडेट को हरवा दिया था। तो इस वजह से भी आकाश आनंद को और लाया गया है कि वो उस युवा शक्ति जिसको वो प्रभावित कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उसको अपनी तरफ खींचने में बसपा और कामयाब हो सके। बिल्कुल, और इसी को लेकर के खासतौर पर इन दोनों में आपसी टक्कर की बात भी कई सारे आर्टिकल्स में कही जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद के सामने कितना टिकते हैं यहाँ पर आकाश आनंद, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इन सब के पीछे का क्या रीजन है उस पर अब आगे चल के पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर रमाकांत जी ने INDIA का जिक्र यहाँ पर किया, तारिक साहब और राजकुमार जी। हालांकि कहा है आपका गठबंधन, आजकल इसका खासा जिक्र राजनीतिक गलियारों में होता नजर नहीं आ रहा। तारिक साहब जी बताइए मैम। इंडिया गठबंधन को लेकर के आगे की रणनीति क्या? देखिए गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी ओपन है, और अगर BSP से, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि BSP से ऐसी कोई बात अभी हुई नहीं है इंडिया गठबंधन की अंदर आने की। हाँ, निश्चित परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो असली कमान है वो अभी भी मायावती के हाथ में होगी, क्योंकि तजुर्बा मायावती के पास है, मुझे लगता है उसका 5% अभी आकाश आनंद के पास तजुर्बा नहीं है। अभी जल्दबाजी में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कुछ ऐसा बयान दे दिया था कि कौन चंद्रशेखर मैं जानता भी नहीं हूं, जिसकी वजह से भी उनकी बहुत आलोचना हुई। तो अभी बहुत शुरुआत है, अभी राजनीति में बहुत परिपक्व होना है उनको, इसलिए कमान मायावती जी के ही हाथ में रहेगी, निर्णय मायावती जी के ही रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, राजकुमार जी फाइनल कमेंट आपसे। जी, फाइनल कमेंट में मैडम यही हम कहेंगे कि ये अच्छी बात है, युवा शक्ति को आगे कमान दी जा रही है, उनको तैयार किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि युवा शक्ति जो होती है पूर्वाग्रहों को देकर नहीं चलती है। मायावती जी में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ समस्या थी, पूर्वाग्रह थी, कहीं कहीं वो बीजेपी के फेवर में चली जाती थी, उससे छुटकारा मिलने की पूरी उम्मीद है। और आगे जो है हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन में BSP को भी एक घटक के रूप में देख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस और सभी दल मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो 24 का शंखनाद हो चुका है, और यहाँ पर अब जिस तरीके से आकाश आनंद का नाम चर्चाओं में है, देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 24 के लिए क्या कुछ बड़ी बदलाव जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। सबकी निगाहें अभी इसी पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर